मेरे पास एमिरेट्स आईडी आ गया, उसके बाद फर्दर मैं कैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग कर पाऊंगा यूएई में? एक बार आपके पास कंपनी बन गई, एमिरेट्स आईडी आ गए, सबसे पहले तो आप बैंक अकाउंट ओपन करोगे। अपना भी बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो, कंपनी का भी बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। सर देखो, दुबई ऐसी जगह है जहाँ पे पैसा फेंको तमाशा देखो। ठीक है, खर्चा लग रहा है 2.5-3 लाख रुपए का, पैसा दे के हर चीज को लीगल कर सकते हो। कुछ ट्रेडर्स ने ये काम कर दिया ऑलरेडी, फेमा वॉलेट कर दिया है, जाने अनजाने में हवालात की ट्रांजेक्शन्स या किसी ऐसी सोच से क्रिप्टोज दे दिए हैं। अब उनके पास क्या ऑल्टरनेट है? आज की डेट में किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, क्या वो ओपन हो जाता है? सर देखो, बैंक अकाउंट तो फ्रीज हो जाता है, बट बहुत मुश्किल होता है। 2000 रुपीज़ की भी ऐसी ट्रांजेक्शन की है जो फॉरेक्स से रिलेटेड है और गवर्नमेंट को फ्रॉडुलेंट लग रही है, तो मेरे अकाउंट में 20 लाख है तो पूरा फ्रीज हो जाएगा। बिल्कुल पूरा फ्रीज हो जाएगा। चैलेंजेस क्या आएंगे? जो ट्रेडर सपोज दुबई जाएगा, एक तो कॉस्ट ऑफ लिविंग का चैलेंज मुझे समझ में आ गया, इसके अलावा क्या चैलेंजेस फेस होते हैं जब ट्रेडर एक दुबई शिफ्ट करता है? एक और पॉइंट है कि लोग कहते हैं वहाँ पे हम जाके गाड़ी ले लेंगे, गाड़ियाँ बहुत सस्ती हैं, पर बहुत ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता। मैंने आज मन बना लिया कि मुझे आज दुबई रिलोकेट करना ही करना है। एमिरेट्स आईडी बनवाना चाहता हूँ, मैं वहाँ पे एक कंपनी बनाना चाहता हूँ, तो कितने डेज मुझे लगेंगे कंप्लीट सेटअप में? तो अगर आप कंपनी फॉर्म करके इन्वेस्टर वीज़ा पे जा रहे हो तो कंपनी फॉर्मेशन आपकी इंडिया से ही हो जाएगी, बैठे बिठाए। फाइनल क्वेश्चन आपसे रहेगा कि वेदर दुबई का कोई ऑल्टरनेट कंट्री भी है? हाय एवरीवन, फॉरेक्स धाम और ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब आज की वीडियो में ना जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो कुछ ऐसे रहने वाले हैं जो हर ट्रेडर की ज़िंदगी में इस टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुके हैं। जैसे कि फॉरेक्स में आपकी अकाउंट्स फ्रीज होना, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो इंडिया में रहते हुए, बैंक अकाउंट डेली फ्रीज हो जाता है आपका। फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको ये नहीं समझ आती कि इसके टैक्सेस किस तरह से हैंडल करने हैं। आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको ये नहीं पता चलता फेमा वॉलेट हो जाएगा, पीएमएलए वॉलेट हो जाएगा। या फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको ये भी नहीं किसी टाइम पे पता चलता कि इस इनकम को किस हेड में रिपोर्ट किया जाए। आज मेरे साथ जो हैं वो आपके इन सब क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए एक ऐसे पर्सन है जो वेल क्वालिफाइड है, जिनको अपनी फील्ड में प्रैक्टिस करते हुए काफ़ी टाइम और काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया हुआ है, और जो ये आप देख रहे हो ट्रेडर्स दुबई माइग्रेट हो रहे हैं, ऐसे ट्रेडर्स की हेल्प इस टाइम पे सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं सीए करण बत्रा जी, ऑल इंडिया रैंक 22। इनके बारे में मैंने थोड़ा सा स्टडी किया था, तो मुझे सबसे पहले जो हाईलाइट चीज़ देखने को मिली वो थी सीए में ऑल इंडिया रैंक 22। अब जिनको सीए के बारे में पता होगा, भाई सीए में पास होना ही बहुत डिफिकल्ट होता है, तो AIR 22 तो बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ से आपको ये पता चल जाता होगा किस लेवल का क्वालिफिकेशन है इनका, किस लेवल का एक्सपीरियंस है इनका, और किस लेवल का ये सब मैटर्स हैंडल करने का इनका आइडिया है। स्टार्ट करते हैं वीडियो सबसे पहली चीज़ से। सर, मैं आपसे सबसे पहले तो ये पूछना चाहता हूँ कि इस टाइम पे जैसा आपने देखा होगा कि बहुत से ट्रेडर्स माइग्रेट कर रहे हैं इंडियन मार्केट से फॉरेक्स की तरफ, छोड़ रहे हैं इंडियन मार्केट, क्रिप्टोस की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे टैक्सेशन आती है जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, या फॉरेक्स में जाने की तरफ करते हैं, वहाँ पे टैक्सेशन के इश्यूज आते हैं। तो ये सब क्या चल रहा है, क्यों इंडियन मार्केट से लोग माइग्रेट कर रहे हैं? हाय संचित, फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपका जो पॉइंट है, क्वेश्चन है, बहुत वैलिड है। मतलब इक्विटी मार्केट्स इंडियन की या FNO डेरिवेटिव्स में बहुत मैनिपुलेशन होती है। आज से नहीं हो रही, वो शुरू से होती आ रही है। बिल्कुल। कुछ लोग मिल जाते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, और वो स्टॉक्स को मैनिपुलेट करते हैं, डेरिवेटिव्स को मैनिपुलेट करते हैं, और जिससे रिटेल का नुकसान होता है। इस वजह से लोग इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करते हैं क्योंकि वहाँ पे मैनिपुलेशन मुश्किल है। आप गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, अभी जो बुल रन आया, इंडिया में कुछ और रेट चल रहा था, इंटरनेशनल मार्केट में कुछ और रेट चल रहा था। एग्जैक्टली। इसलिए लोग फॉरेक्स की तरफ जा रहे हैं, और फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में बहुत इश्यूज हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के। तो अल्टीमेटली वो बाहर जाके ही फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है। देखो, पैसा सबको कमाना है, पर मेहनत से ठीक तरीके से कमाना है। बिल्कुल। इंडियन मार्केट्स में इतनी मैनिपुलेशन है कि बनाना मुश्किल है, तो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं और इंटरनेशनल मार्केट्स में जाके कर रहे हैं वो। दैट इज़ हाउ इट इज़ हैपनिंग। एक बार के लिए अगर मैं मैनिपुलेशन वाले पॉइंट को भी साइड पे रख दूं, जो ये रिसेंट STT में इंक्रीज है, अब RBI ने रिसेंट आपने देखा होगा ब्रोकर्स को कह दिया कि लेवरेज के लिए उनको लोन नहीं दिया जाएगा, या सेबी डेली एक्सपायरीज F&O में चेंज कर रही है, ये ट्रेडर्स के माइंड में मतलब किस तरह से इम्पैक्ट डाल रहे हैं जिससे वो कम्प्लीटली आउट हो रहे हैं इक्विटी मार्केट्स और F&O से? देखो, अगर कोई यंग ट्रेडर जिसमें दिमाग है पर पैसा नहीं है, वो इंडियन मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर सकता। उसकी गेम ख़त्म कर दी है, क्योंकि उसके बाद लिवरेज ही नहीं है। कितनी इन्वेस्टमेंट कर लेगा वो? तो आज के डेट में उन्हीं की गेम रह गई जिनके पास पैसा है, वो गिने चुने लोग हैं। पर अगर कोई क्वालिफाइड है, दिमाग है, तो उसके लिए इंडियन मार्केट आज के डेट में बंद हो गई है। इसीलिए वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में जा रहा है कि उसे लेवरेज मिल जाती है, वो 2 पैसे कमा लेता है। तो अगर आपने दिमाग से पैसे कमाना है, देन इट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग, दैट्स इंटरनेशनल मार्केट्स।
तो ये तो सही बात होगी कि क्यों इंडियन ट्रेडर्स हमने रिसेंट टाइम में शिफ्ट होते देखे हैं। पास्ट 1-2 साल में मैंने तो इनफैक्ट ये देखा है कि जैसे हम कम्युनिटी के ट्रेडर से मिलते जाते हैं 80 to 90% ट्रेडर छोड़ गए हैं इक्विटी एफ एंड, वो बात भी नहीं करते उसकी। अब ये तो बात होगी शिफ्ट हो रहे हैं, बट अब जब वो शिफ्ट होके फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में कर रहे हैं तो ये किस तरह के लूप होल्स के साथ, मतलब कैसे पॉसिबल है इंडिया में अभी फॉरेक्स ट्रेडिंग करना? क्या लूप होल्स यूज़ कर रहे हैं ट्रेडर्स? सर देखो, प्रैक्टिकली आज के डेट में आरबीआई ने बोल दिया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप्स से पैसा नहीं आ सकता। आरबीआई ने बैन कर दिया है। अब जितने भी ऐप्स है वो डायरेक्टली पैसा अपने नाम पे नहीं दे रही। वो नंबर 1 क्या कर रहे हैं कि लोग क्रिप्टो के थ्रू फंड्स राउट कर लेते हैं, यूएसडीटी के थ्रू राउट कर लेते हैं कि बैंक्स बीच में आते नहीं, गवर्नमेंट के बीच में पता नहीं चलता। या वो क्या करते हैं कि P2P के थ्रू कर देते हैं कि मैंने किसी को पैसे दे दिए है और उसने कहीं से घुमा दिए, तो वो 1-2 नंबर के काम बहुत हो रखे हैं और वहीं पे दिक्कत आती है। वहीं पे क्योंकि वो लीगल नहीं है काम सारे, वहीं पे पैसे गायब भी होती हैं, गड़बड़ भी होती है, टैक्सेशन का भी इश्यूज आते हैं और चोरी चकारी भी वहीं पे ही होती है। ठीक है, लोग 2 नंबर के तरीके से किसी तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, पर लीगली वैलिड नहीं है वो। इसमें अगर हम इन डेप्थ में जाना चाहें कि सपोज पीएमएलए की बात करें, इसमें क्या किस तरह से फेमा वॉलेट हो रही है, या क्या गवर्नमेंट का इसके ऊपर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके कारण हम ऑफिशियली नहीं ट्रेड कर सकते फॉरेक्स को? मतलब जैसे उन्होंने किस ग्रे एरिया में इसको डाला हुआ है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहोगे? सर देखो, फ्रैंकली स्पीकिंग गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है। दे हैव नॉट क्लियरली मेंशन्ड इट। आरबीआई ने सिर्फ बैंक्स को मैंडेट करा है कि ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप्स हैं इनसे पैसा नहीं आना चाहिए, पैसा आया तो बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए लोग क्रिप्टो के थ्रू पैसा बाहर पहुंचा देते हैं, विच इज़ इनकरेक्ट। वो पीएमएलए की वायलेशन है। या वो क्या करते हैं कि मैंने आपको पैसे देने थे, आपने बाहर से लेके आने थे और मैंने देने थे, तो वो आपस में हम सेटलमेंट कर ली, वो बुक सेटलमेंट हो गई एक, तो वो भी चल जाता है। या वो हवाला के थ्रू भी कर लेते हैं, जो सारे काम गलत हैं। गलत है, लोगों को पता नहीं चलता कि क्रिप्टो के थ्रू पैसा देना गलत है। लोगों को नहीं पता चलता कि P2P के थ्रू वो पैसा कहाँ जा रहा है बाहर। मतलब कल को अगर सरकार ने पूछ लिया कि भाई आपने 10 लाख रुपए किए या 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में आए, तो वो कहाँ से आए? आप बोल दो कि मैंने एक्सनेस से ट्रेडिंग करी, पर पैसे तो एक्सनेस से आए नहीं। देखो, अदालत सबूत मांगती है, आपके पास क्या सबूत है? एक्सनेस से पैसे आए नहीं आए, हम कैसे मान लें एक्सनेस से पैसे आए? हो सकता है आपने कोई 2 नंबर का काम करा हो। हाउ डू आई नो? और आपको कि क्या पता कि किसके अकाउंट से पैसे आए? मैं एक केस बताता हूँ आपको। रिसेंट हुआ, बंदा मेरे पास आया कि भाई मैंने दुबई जाना है, ये करना है, वो करना है, और वेरी यंग है। ऐसा नहीं है कि वो दुबई अफोर्ड भी कर पाता था, पर उसकी मजबूरी थी। रीज़न क्या हुआ, उसने कुछ सेल करा और उसके अकाउंट में पैसे आ गए, किसी XYZ बंदे के नाम से पैसे आ गए। अब वो XYZ बंदा टेररिस्ट निकला और गवर्नमेंट उस टेररिस्ट को पकड़ ली थी। गवर्नमेंट ने कहा इसके बैंक अकाउंट से जहाँ से भी पेमेंट हुई है उनके बैंक अकाउंट्स पकड़ो और फ्रीज़ करो, और उसका बैंक अकाउंट भी फ्रीज़ हो गया और उसको भी इन्वॉल्व कर दिया कि भैया आप ये टेररिस्ट के साथ मिले हुए हो। तो किसके अकाउंट से पैसे आ रहे हैं ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसको पैसे दे रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेररिस्ट फंडिंग भी ऐसे ही होती है। अब वो किसका अकाउंट है, आप अगर तो वेरीफाई कर रहे हो, आप गारंटी ले रहे हो वो जेन्युइन है, आपको पता है, तो अलग बात है। अदरवाइज़ ये किसी भी फालतू बंदे के अकाउंट से पैसे नहीं आने चाहिए, वो सामने वाला टेररिस्ट हो सकता है। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि इंडिया में रह के जो लोग फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं वो बेसिकली कहीं ना कहीं फेमा तो वॉलेट कर रहे हैं, पीएमएलए तो जो रेगुलेशंस को वॉलेट कर रहे हैं, उसके साथ साथ जाने अनजाने में ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं जिसमें वो कभी होना भी ना चाहते हो, जैसे हवाला, टेररिस्ट एक्टिविटीज़। मतलब फ़ंड कहाँ से आया ये तो हम ट्रैक ही नहीं कर पाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इशू का मैटर है इस टाइम इंडिया में। मतलब ट्रेडर्स को नहीं पता ये चीज़ कि जाने अनजाने में पैसा कमाने के लिए ट्रेडर्स भी अल्टीमेटली अपना लाइवलीहुड ही बनाना चाहते हैं इससे। तो वो बनाने के चक्कर में वो फेमा पीएमएलए तो बहुत छोटी चीज़ें रह गई, ये टेररिस्ट और ये तो बहुत ऊपर की चीज़ें हो गई। इसमें एक और वायलेशन आता है कि जीएसटी डिपार्टमेंट बीच में आ जाता है। जीएसटी डिपार्टमेंट बोलता है आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग करी ही नहीं, आपने सामने वाले को कोई सर्विसेज दी हैं, इस पर आप मेरे को जीएसटी दे दो 18% का, ये तो सर्विसेज हैं, आप कैसे प्रूव करोगे? मतलब इतना ट्रेडर कमाएगा नहीं जितना उसको देना पड़ जाएगा वापस इन केस लूप होल्स को यूज़ करके कोई ट्रेडिंग करेगा। तो एक सिंपल सा रूल बताता हूँ, जिस चीज़ को गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है वो करो, जिसको गवर्नमेंट डिस्करेज कर रही है आप कहीं ना कहीं फंसोगे, जो मर्जी कर लो। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया से करना तो मतलब वायबल ही नहीं है। मैं एक और फैक्ट बताता हूँ, देखो मैं दुबई का काम 15 साल से कर रहा हूँ। आज से 15 साल पहले एक फॉरेक्स ट्रेडर नहीं आता था हमारे पास। सारे गुड्स के ट्रेडर्स आते थे कि मैं अफ्रीका से ले रहा हूँ, चाइना में बेच रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। आज की डेट में 80% फॉरेक्स ट्रेडर्स आ रहे हैं हमारे पास।
तो हमारी क्लाइंटेल पूरी शिफ्ट हो गई। मेरे को फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में कैसे पता चला और इतना एक्सपीरियंस कैसे आया, क्योंकि हम इतने लोगों के साथ डील करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स देखी हैं, तो हमें समझ आया कि आज के डेट में 80% फॉरेक्स ट्रेडर ही दुबई जा रहे हैं। खुशी से नहीं जा रहा, मजबूरी में जा रहा है कि भाई वहाँ पे लीगल है, लेजिट तरीके से तो कर रहा है। और हमें ये भी समझ आ रहा है कि लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग में मोटा मोटा पैसा भी कमा रहे हैं। देयर इज बिग मनी टू बी मेड हेयर। देखो, अगर कोई दुबई रिलोकेट हो रहा है तो दुबई रिलोकेट होने का भी खर्चा है, पैसे लगते हैं, वो पैसा कमा रहे तभी तो जा रहा है ना। तो लोग मोटा पैसा कमा रहे हैं। मतलब जो मैंने देखा है, जो मेरे को समझ आया है कि ये गोल्ड माइन है फॉरेक्स ट्रेडिंग। जिसने अगर सीख ली, वो ज़िंदगी भर गोल्ड निकालते रहेगा। बट करना सही तरीके से चाहिए। करना सही तरीके से चाहिए। गोल्ड गलत तरीके से निकाला तो फिर जेल में भी जा सकते हो। दैट इज़ द बिगेस्ट इशू। जैसे अब हम देखते हैं, हम भी फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, सभी फॉरेक्स ब्रोकर्स ने, चाहे ABCD, मैं किसी का नाम नहीं यहाँ पे देना चाहूँगा, सभी ने ना अपने प्लेटफॉर्म्स में UPI डिपॉजिट विड्रॉज, बैंक डिपॉजिट विड्रॉज, कार्ड डिपॉजिट विड्रॉज के ऑप्शन दिए हुए हैं। अब वहाँ पे जितना मैंने देखा है, सपोज मैं किसी फॉरेक्स ब्रोकर में मनी डिपॉजिट कराने गया हूँ, उसने किसी का UPI बार कोड दिया है, कभी वो सपोज A पर्सन के नेम का, कभी B पर्सन के नेम का, कभी C पर्सन के नेम का। तो ये बेसिकली शेल कंपनीज हैं या इसके पीछे क्या कंसेप्ट चल रहा है? सर वो शेल कंपनीज ही हैं सारी की सारी। वो अपने नाम पे तो ले नहीं सकते, किसी ABC पर्सन के नाम पे लिया, फिर उसी से लिया, उसी से दे भी दिया। वो बोला जी वो मार्केटिंग कंपनी है, फिर वो बंद कर दी कंपनी, 1 महीने बाद B कंपनी बना दी, 1 महीने बाद वो भी बंद कर दी, C कंपनी बना दी उसमें। तो वो पैसा घुमा रहे हैं। दैट्स राउटिंग ऑफ मनी है, विच इज़ इलीगल। और इन फॉरेक्स ब्रोकर्स पे रेट भी बहुत होती हैं। आप मीडिया में जाके देखोगे, न्यूज़ में बहुत आया हुआ है कि इस फॉरेक्स ब्रोकर से 500 करोड़ मिले, इससे 1000 करोड़ मिले। वो सब घुमा रहे हैं। वो फॉरेक्स ट्रेडर खुद भी फंसेगा, ब्रोकर भी फंसेगा, सब फंसेंगे साथ में। और इन केस सपोज कोई भी ब्रोकर है, ABCD उसका नेम है, उसने किसी ऐसी शेल कंपनी में किसी पर्सन से पैसे डिपॉजिट कराए, मतलब सपोज मैं एक फॉरेक्स ट्रेडर हूँ, मैंने उस बैंक में पैसे डिपॉजिट किए क्योंकि मुझे फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी थी उनके प्लेटफॉर्म पे। अब मेरे बैंक का क्या होगा? सर आपका बैंक भी फ्रीज हो सकता है। इन केस ट्रांजैक्शन लूप होल में आती है तो मेरा बैंक भी फ्रीज होगा। होता है, हो सकता नहीं है, होता है, बहुत लोगों का हुआ है। मतलब सरकार ने क्रिप्टो ट्रेडिंग को तो फिर लीगल कर दिया। फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टिल इज ग्रे एरिया। क्रिप्टो ट्रेडिंग में क्या है, टैक्स देना है ना, दे देंगे, फिर भी इंडिया में बैठ तो सकते हैं ना। यहाँ तो बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे। तो बेसिकली कहीं ना कहीं पे ट्रेडर फंसेगा ही फंसेगा इन केस वो बिल्कुल। इंडिया में जाके फॉरेक्स ट्रेडिंग करे। इंडिया में जाके फॉरेक्स ट्रेडिंग करना इज़ नॉट एट ऑल अ वैलिड ऑप्शन पैसा कमाने के लिए। अच्छा, जैसे कि सब में अभी आपने क्रिप्टो टैक्सेशन की बात की थी, आपने क्रिप्टोज की बात की थी बेसिकली, तो क्रिप्टोज पे टैक्सेशन की बात करें, 30% टैक्सेस, 1% TDS, उसके बाद सेट ऑफ ना होना, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाओगे आप कि ये क्या बेसिकली क्या रूल है, क्या सेक्शन है, क्या कैसे सब चल रहा है ये? एक एग्जाम्पल लेते हैं। से फॉर एग्जाम्पल मैंने 200 रुपये कमाए एक ट्रेड में, और दूसरे ट्रेड में 190 रुपये का मुझे लॉस हो गया, तो मैं नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 10 रुपये। ऐसे ही होता है, सबका हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं होता। अब सरकार कहती है कि हम लॉस को नहीं देखेंगे, हम प्रॉफिट पे टैक्स लगा देंगे। तो वो जो 200 रुपये हैं उस पर उन्होंने 30% का टैक्स लगा दिया। कितना, 60 रुपये। कमाई मेरी कितनी हुई थी, 10 रुपये, टैक्स मेरे से मांग लिया 60 रुपये। ऐसे कैसे हो सकता है? तो टैक्स लगा दिया, पर बड़े गलत तरीके से टैक्स लगाया कि मार्केट में आज की डेट में कोई स्पॉट में ट्रेड करना नहीं चाहता, कर ही नहीं सकता। 10 रुपये की कमाई पे कोई 60 रुपये कैसे टैक्स दे सकता है? मतलब दैट इज इलॉजिकल। क्यों किया सरकार ने, पता नहीं। तो बेसिकली तो कहा जाए तो फॉरेक्स आप कर नहीं सकते क्योंकि इंडिया में ग्रे एरिया है। क्रिप्टो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उस पर टैक्सेशन ज़्यादा है। तो बचता तो फिर क्या है, एक ट्रेडर के पास दुबई शिफ्ट होना। मतलब गवर्नमेंट तो चाहती है कि फिर ट्रेडर दुबई शिफ्ट हो जाए जो ट्रेड करना चाहता है फॉरेक्स में। तो अगर हम उसी पॉइंट पे आए, अब सपोज़ मैं एक ट्रेडर हूँ, मुझे इंडियन मार्केट को छोड़ना है और मुझे फॉरेक्स का एक्सपीरियंस हो गया, मुझे दुबई में शिफ्ट करना है, तो मेरे पास क्या वे आउट्स हैं? सो देखो, एक सिंपल सी बात बताता हूँ, समबडीज पेन इज समबडीज गेन। इंडिया में जो चीज़ इलीगल है, दुबई ने वो लीगल कर रखी है। वो पैसे ही वैसे कमाता है। इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है, उससे पता फॉरेक्स ट्रेडिंग उसने इनकरेज करके 1000 एक्सपो करके बुला लिया लोगों को। क्रिप्टो ट्रेडिंग में दिक्कत है, बुला लिया लोगों को। तो जो चीज़ इंडिया में इलीगल होती है वो दुबई में लीगल हो जाती है। और दुबई में सारे इंडियंस भी बैठे हैं। इट इज़ लाइक इंडिया ओनली। मतलब किसी ने पूछा विच इज़ द बेस्ट सिटी टू लिव इन इंडिया, उन्होंने बोला दुबई। तो दुबई ने इंडियंस को टारगेट करके कि जो चीज़ इलीगल है उसको लीगल तरीके से, रेगुलेटेड तरीके से करके कर दिया। और इसीलिए इंडियंस भी दुबई जा रहे हैं और दुबई से जाके क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं, दुबई से जाके फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। कुछ तरीके हैं उसके भी करने के, बट अल्टीमेटली लोग दुबई जा रहे हैं।
बट एज अ ट्रेडर मुझे कब सोचना चाहिए कि आई शुड रिलोकेट टू दुबई? सर देखो, दुबई रिलोकेट होने का भी खर्चा होता है, प्लस वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज़्यादा है। यहाँ पे जो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग आ रही है उसकी एटलीस्ट 3 गुना उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी हो जाएगी। ठीक है, आप दुबई नहीं रहते, आप शारजा रह लेते हो तो और कम हो जाएगी, बट 2 to 3 टाइम्स तो होगी ही होगी। प्लस यहाँ पे आपका अपना घर है, वहाँ पे रेंट पे रहोगे, सारी चीज़ें करोगे। नॉर्मली जो लोग करते हैं, जब वो 2-3 लाख रुपए महीना कमा रहे होते हैं, उस वक्त वो सोचते हैं रिलोकेट होने की। उससे कम पे तो वो वाइबल ही नहीं होता, फिजिबल ही नहीं होता। अगर आपकी इतनी इनकम है देन यू कैन थिंक अबाउट डूइंग इट। बट इन केस फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में करने का कोई वे आउट ही नहीं है लीगली, हम PMLA भी वॉलेट कर रहे हैं, FEMA भी कर रहे हैं, हम हवाला भी किसी ना किसी वे से कर रहे हैं, मतलब उसमें भी फंस रहे हैं हम, देन हो सकता है हम फ्यूचर में टेररिस्ट एक्टिविटी में भी फंस जाएं। तो दैट मीन्स हमें तो फिर 2-3 लाख की भी वेट नहीं करनी चाहिए, हमें तो फर्स्ट यही सोचना चाहिए कि वो शुड। मेरा कहने का पॉइंट ये है कि 2-3 लाख रुपए महीने का आपका खर्चा हो जाएगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो हाँ, दुबई जाके ही करो ट्रेडिंग, इंडिया से मत करो। पर एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड 2-3 लाख रुपीज़ अ मंथ। मतलब अगर आप 2-3 लाख रुपए महीना कमा रहे हो तो आप इंडिया के टॉप 2-3% में आ चुके हो। बिल्कुल। आज की डेट में 2-3 लाख रुपए महीना मतलब 30 लाख रुपए। इंडिया में कितने लोग टैक्स देते हैं? 5-7%। एग्जैक्टली। जी। दूसरा पॉइंट ये आता है कि दुबई में जाके आपका टैक्स सेव हो जाता है, जो भी हमने काउंट नहीं करा कि 30 लाख रुपए की अगर आपकी इनकम है, यहाँ पे 30% के हिसाब से 10 लाख तो आप टैक्स ही दे दो, कि वहाँ पे आपका टैक्स भी तो बच रहा है। और उसके बाद भी वो 20 लाख भी जो आपके पास बचेंगे उसमें भी तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दुबई से भी महंगी हैं। सपोज़ कोई पर्सन लग्जरी लाइफस्टाइल चाहता है तो मेरा मानना ये है वो दुबई में थोड़ा चीप है। बिल्कुल है। इन केस हम लग्जरी कार्स की बात ही करते हैं तो इंडिया की टैक्सेशन सिस्टम इतने हैवी हैं कि दुबई में वो चीज़ें चीप है। लोग यहाँ से फ़्लाइट लेते हैं, आईफोन लेने जाते हैं, आईफोन लेके आते हैं, सस्ता पड़ता है आना जाना सब कुछ मिला के। बिल्कुल, जब भी नया आईफोन आता है तो लोगों को हम वहीं पे सबसे पहले जाता हुआ देखते हैं। बिल्कुल बट ये बिल्कुल। भी एक और पॉइंट बताता हूँ, जब भी आईफोन लॉन्च होता है उस वक्त कस्टम्स वाले इतने एक्टिव होते हैं, हर बार मेरी चेकिंग होती है, हर बार मेरी चेकिंग होती है। सितंबर अक्टूबर, मैं तो फ्रीक्वेंट फ्लायर हूँ, तो मेरी चेकिंग हो जाती है। एक बार मैंने कस्टम वाले से पूछ लिया कि भाई क्या चक्कर है, मैं मई जून के महीने में जाता हूँ कोई चेकिंग नहीं होती, मैं अक्टूबर के आसपास दिवाली टाइम पे आ रहा होता हूँ हमेशा चेकिंग होती है, क्या चक्कर है, क्या ढूंढ रहे होते हो? कहते हैं सर आईफोन लॉन्च हुआ है, लोग आईफोन लेके आ रहे होते हैं, हमारी नज़र आईफोन पे ही है। तो कस्टम ऑफिसर को भी पता है कि आईफोन, अगर कोई सोलो ट्रैवलर गया है वो भी मेल, तो आईफोन ज़रूर लेके आ रहा होगा। तो अब हम मेनली ये बात पे आते हैं कि ये भी मैंने आपसे बात समझ ली कि सपोज़ हम 2-3 लाख रुपये महीने का अफोर्ड करते हैं तब हमें दुबई शिफ्ट होना चाहिए। बट होंगे कैसे? बेसिकली शिफ्ट होने का, सपोज़ अब इंडिया में हमारा आधार कार्ड है तो दैट मीन्स आई एम अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अब मैं दुबई में शिफ्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं वहाँ पे जाके फॉरेक्स ट्रेडिंग कर पाऊँ? सर देखो, हमें सबसे पहले समझना है कि दुबई रिलोकेट होने के लिए हमें वहाँ का रेजिडेंस वीज़ा चाहिए। अब जो रेजिडेंस वीज़ा होता है वो कई टाइप्स का होता है। जो मोस्ट कॉमन रेजिडेंस वीज़ा होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है एम्प्लॉय वीज़ा, एक फ्रीलांसर वीज़ा, एक इन्वेस्टर वीज़ा, और जो सबसे पॉपुलर है वो है गोल्डन वीज़ा। मैं, आप इन चारों में से सब पे रिलोकेट हो सकते हो। मैं चारों के बारे में बता देता हूँ। एम्प्लॉय वीज़ा आपको कब मिलता है? अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो। काफ़ी बार लोग फेक एम्प्लॉय भी बन के चले जाते हैं यस। कि भाई किसी भी कंपनी से एम्प्लॉयमेंट ले ली, ऑन पेपर दिखा दिया और वो रीलोकेट हो गए, जो हम बिल्कुल एडवाइस नहीं करते। क्यों? क्योंकि है तो वो फेक ही, है तो वो इलीगली। अगर आपको इलीगल काम ही करना है तो इंडिया में बैठे बैठे फॉरेक्स ट्रेडिंग कर लो यार, वो भी तो इलीगल ही है। दुबई बिल्कुल जाके इलीगल काम क्यों करना है? बिल्कुल तो सही आपको बात है। सबसे पहले ये समझना है कि आप दुबई जा रहे हो तो काम को लीगल करने के लिए जा रहे हो, इलीगल करके नहीं जा रहे। नंबर वन। नंबर टू, एक होता है फ्रीलांसर वीज़ा। अगर आप किसी कंपनी के फ्रीलांसर हो, कि भाई से फॉर एग्जांपल मेरा यूएस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, हर महीने वो मुझे $50,000 दे रहे हैं, मेरे बैंक में आ रहे हैं, एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट है, मैं एज ए फ्रीलांसर वो फ्रीलांसर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बट अगेन फ्रीलांसर वीज़ा इज़ फॉर फ्रीलांसर्स, इट इज़ नॉट फॉर ट्रेडर्स। तो ये दोनों तो रिजेक्ट हो जाते हैं। लोग गलतियाँ करते हैं, जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। जो बाकी दो वीज़ाज हैं, दो ज़्यादा लेजिट वीज़ा जिस पे आप जा सकते हो। वन इज़ इन्वेस्टर वीज़ा। इन्वेस्टर वीज़ा आपको कब मिलता है? जब आप कंपनी सेटअप करते हो। ओके। और लास्ट होता है गोल्डन वीज़ा। वो आपको कब मिलता है? जब आप प्रॉपर्टी लेते हो। सबसे अच्छा वीज़ा जो है वो गोल्डन वीज़ा है, पर उसकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत है। मतलब गोल्डन वीज़ा के लिए आपको 2 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी। ओके। 2 मिलियन दिरहम INR में होता है 5 करोड़ रुपये। चाहे आप उसका 20% दे के इनिशियली भी गोल्डन वीज़ा मिल जाता है, पर 1 करोड़ तो फिर भी आपका ब्लॉक हो गया ना। तो प्रैक्टिकली जितना भी मैंने देखा है, फॉरेक्स ट्रेडर्स वो बोलते हैं 1 करोड़ रुपये ब्लॉक क्यों करना, हम अपने बिजनेस में लगा लेंगे 1 करोड़ रुपये।
तो वो जो जाते हैं वो इन्वेस्टर वीज़ा की तरफ टिल्ट होते हैं। इन्वेस्टर वीज़ा कब मिलता है? जब आप कंपनी सेटअप करते हो। कंपनी सेटअप की भी कॉस्ट होती है। कंपनी सेटअप, इन्वेस्टर वीज़ा, मतलब 12,000 दिरहम से स्टार्टिंग होती है, डिपेंडिंग ऑन आप मेनलैंड में कर रहे हो, फ्री जोन में कर रहे हो, दुबई में कर रहे हो, या अबू धाबी में कर रहे हो, या रासल खेमा में कर रहे हो, बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम 12,000 दिरहम्स ऑनवर्ड्स। और ये जो कॉस्टिंग होती है इंक्लूडिंग वीज़ा कॉस्ट होती है? ये मैं इंक्लूडिंग वीज़ा कॉस्ट बता रहा हूँ। ओके, मतलब हम एक सपोज फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए दुबई शिफ्ट करना चाहते हैं, तो हमें वहाँ पे जितना मैं समझ पाया हूँ आपकी बात से, इन्वेस्टर वीज़ा लेने के लिए हमें कंपनी बनानी पड़ेगी और उस कंपनी के हमें जाना पड़ेगा। ठीक है। और इन केस हम गोल्डन वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं तो हमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, गोल्डन वीज़ा के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप प्रॉपर्टी इज़ द मोस्ट कॉमन राउट। उसके सिवाय अगर आपके पास एक्सेप्शनल क्वालिफिकेशन है कि आप टॉप 100 यूनिवर्सिटी से पास आउट हो, आपको मिल जाएगा। आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, जैसे आप हो, तो भी आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा। तो उसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, नॉर्मली लोग वो फुलफिल नहीं कर पाते। द ईजीएस्ट वे इज़ प्रॉपर्टी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके पास स्किल है, एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, कंटेंट क्रिएटर है, कोई आपको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, तो आप जा सकते हो। और ट्रेडर के लिए जितना मुझे समझ आया, द बेस्ट काइंड ऑफ वीज़ा इज़ एन इन्वेस्टर वीज़ा, अगर वो लीगली काम कर, मतलब बेसिकली अगर वो लीगल वे से जाना चाहता है। बाकी ये जो आजकल चल रहा है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा वाला या फ्रीलांसर वाला, दीज आर नॉट लीगल फॉर अ ट्रेडर। बिल्कुल नहीं है, उसमें भी बहुत स्कैम होते हैं। मतलब अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं उसमें भी बता देता हूँ क्या क्या स्कैम होते हैं, बट वहाँ पे दुबई में उस पर भी स्कैम होते हैं। बेसिकली जो ट्रेडर्स माइग्रेट करना चाहते हैं दुबई, वो जब ये वीडियो देखेंगे तो उनके साथ स्कैम ना हो जाए, इसलिए मैं जानना जरूर चाहूँगा किस तरह के स्कैम्स होते तो हैं। वो करते क्या है कि अच्छा, आपका एम्प्लॉय वीज़ा बना दिया, आपको जनरल मैनेजर बना दिया, और कंपनी छोड़ के भाग गए, और गवर्नमेंट आपके पीछे पड़ी हुई है, भाई आप एम्प्लॉय हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो हर चीज़ के, आप कंपनी के सारे ड्यूज़ क्लियर करोगे। वो साइनिंग वैसे कर देते हैं। या आपको पार्टनर वीज़ा दे देते हैं, उसमें 5-6 लोगों को मिला देते हैं कि चलो क्लब करके कर देंगे, और फिर वो जो है वो 5-6 लोग गलत तरीके से काम करते हैं, फिर आपको फंसा देते हैं कि आप तो ओनर हो कंपनी के, आप फंस गए। तो बिल्कुल। एक थर्ड पर्सन पे रिलाई करना बड़ा मुश्किल होता है। देखो, दुबई है, वहाँ पे हर तरीके के लोग आते हैं, राइट। दुबई के साथ में पाकिस्तान भी है, अफ़गानिस्तान भी है, रशिया भी है, यूक्रेन भी है। कौन क्या कर रहा है आपको नहीं पता। आपको, मतलब मैं प्रैक्टिकली बात बताता हूँ, लोगों को सिर्फ ब्लैक मनी का नाम का सुना होता है। दुबई में ब्लैक मनी भी होता है, पिंक मनी भी होता है, रेड मनी भी होता है। आपको ओके। नहीं पता कि कौन सा मनी है बॉस। ब्लैक मनी में तो सिर्फ टैक्स इवेजन है, बाकी में तो क्रिमिनल केसेस हैं। रेड मनी कौन सा होता है? सर, रेड मनी ये प्रैक्टिकली जब जो फीमा करते हैं, जो आरबीआई का काम करते हैं, वो करते हैं। जो रेड मनी होता है वो जो क्रिमिनल्स होते हैं, वो पैसे को रेड मनी बोला जाता है इंटरनली। और जो स्मगलिंग करते हैं, ड्रग्स में पेडलिंग करते हैं, उसको पिंक मनी बोला जाता है। ओके, ये चीज़ तो मैंने भी पहली बार सुनी है कि वहाँ इंडिया में ब्लैक मनी ही सुना था, यहाँ पे तो रेड एंड पिंक मनी भी चलता है। ये जो है, ये मैं इंडिया के हिसाब से भी बता रहा हूँ। मतलब जब आरबीआई का, फीमा का नोटिस आएगा, वो बैकएंड पे चेक कर रहे होंगे कि ये कौन सा है। अब फीमा कब एप्लीकेबल होता है? फीमा ब्लैक मनी पे एप्लीकेबल ही नहीं हो सकता। ओके। ब्लैक मनी के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आएगा। फीमा डिपार्टमेंट तभी एप्लीकेबल होगा अगर पिंक या रेड मनी आ रहा है। ओके। एक आम इंसान ने देखा नहीं होता, क्योंकि उसने कभी इंटरनेशनल काम ही नहीं किया होता, बस ब्लैक मनी तक रुक जाता है। पर अगर आप ये इंटरनेशनल कर रहे हो, अब ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है तो इंटरनेशनल है, फीमा आरबीआई का मैटर है, तो ये एप्लीकेबल हो जाता है। अंडरस्टूड। तो यानी कि ट्रेडर को अगर यूएई शिफ्ट होना है तो उसको एक इन्वेस्टर वीज़ा के थ्रू जाना है, उसको एक वहाँ पे सबसे पहले कंपनी फॉर्मेशन करनी, जितना मैं आपकी बातों से समझ पाया। उसके लिए उसके पास फ्री जोन में भी ऑप्शन है, मेन लैंड में भी ऑप्शन है। 12,000 दिरहम से स्टार्ट हो जाता है, तो डैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख हाई है ना? अप्रॉक्सीमेटली 2.5 to 3 lakhs। अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख हाई है ना, एक बेसिक कॉस्ट है अगर ट्रेडर दुबई माइग्रेट करने का सोचता है। इसमें जो वहाँ पे जितना मुझे पता है मेडिकल टेस्ट वगैरह ये सब इंक्लूडेड रहते हैं इसमें? जी, इसमें ये सब ये इंक्लूडेड रहता सबसे है? बेसिक मैंने स्टार्टिंग पैकेज बताया, जो दुबई का भी नहीं है। दुबई से 1 घंटे दूर एक एमिरेट है रासल खेमा, वहाँ का होता है। ओके। दुबई की कॉस्टिंग करीबन 20,000 दिरहम की आती है। तो प्रैक्टिकली लोग काफ़ी बार करते क्या हैं कि बाहर कंपनी में डालते हैं, शारजा या रासल खेमा में, रहते वो दुबई हैं। एक एग्जांपल देता हूँ कि से फॉर एग्जांपल आप पंजाब से हो, आपके पास आधार कार्ड है। अब आप इंडिया में कहीं भी रह सकते हो, चाहे आप दिल्ली में रहो, पंजाब में रहो, महाराष्ट्र में रहो, या कहीं पे भी रहो। बिल्कुल। सिमिलरली एक बार आपके पास एमिरेट्स आईडी आ गया, उसके बाद आप दुबई में रहो या अबू धाबी में रहो या शारजा में रहो, आप कहीं भी रह सकते हो। तो लोग ऐसी जगह पे जाके कंपनी बना लेते हैं या इशू करवा लेते हैं जहाँ पे सस्ता है। दैट इज़ लीगल। देखो, पैसा बचाओ, पर लीगल तरीके से बचाओ। तो यानी कि सपोज मेरे पास, मैंने अपनी कंपनी बना दी, मेरे पास एमिरेट्स आईडी आ गया, उसके बाद फर्दर मैं कैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग कर पाऊंगा यूएई में?
एक बार आपके पास कंपनी बन गई, एमिरेट्स आईडी आ गया, सबसे पहले तो आप बैंक अकाउंट ओपन करोगे। आप अपना भी बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो, कंपनी का भी बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसके बाद आप ये फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ रजिस्टर करोगे। ठीक है। आप कंपनी के बिहाफ पे भी रजिस्टर कर सकते हो और इंडिविजुअल पे भी कर सकते हो। प्रैक्टिकली होता क्या है कि लोग दोनों पे कर लेते हैं। अब अगर कंपनी के नाम पे जो है 9% का कॉर्पोरेट टैक्स आ गया है, ओके। इंडिविजुअल के नाम पे कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, तो मैनी अ टाइम्स लोग इंडिविजुअल के नाम पे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो ये प्रॉप ट्रेडिंग फर्म्स होती हैं, इनकी मैनी टाइम्स प्रेफरेंस होती है कि हम इंडिविजुअल के साथ काम करेंगे, कंपनी के साथ नहीं करेंगे। दैट्स मेनली फॉर प्रॉप ट्रेडिंग फर्म्स, नॉट फॉर द अदर फर्म्स। ओके, तो यानी कि ईजी है, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है इनकेस ट्रेडर माइग्रेट करना चाहता है और चाहता है कि अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग से वो लाइवलीहुड बनाना चाहता है अपना, तो लीगली वो दुबई रिलोकेट करके कर सकता है। और ये यंग ट्रेडर्स को तो, जैसे जेनजी ट्रेडर्स हैं जो, इनके लिए तो बहुत सुटेबल है कि इन्होंने अभी अपनी फैमिली स्टार्ट करनी है, दे कैन माइग्रेट टू दुबई एंड देन स्टार्ट अ गुड लाइफ देयर एंड मेक सम गुड मनी फ्रॉम फॉरेक्स ट्रेडिंग। सर देखो, दुबई ऐसी जगह है जहाँ पे पैसा फेंको तमाशा देखो। वहाँ पे पैसा दे के, ठीक है खर्चा लग रहा है 2.5-3 लाख रुपए का, आप पैसा दे के हर चीज़ को लीगल कर सकते हो। यहाँ पे आप लीगल नहीं कर पा रहे, जितना मर्जी पैसा आपके पास। जैसे क्रिप्टो भी इनकेस मैं करना चाहता हूँ, जितना मर्जी पैसा है, बट मैं लीगली कर ही नहीं पाऊंगा। मैं प्रॉफिटेबल हो भी जाता हूँ क्रिप्टो में, तो 30% टैक्स और 1% TDS मुझे घुसा देगा। तो क्रिप्टो की बात से ही थोड़ा क्रिप्टो वाली साइड भी लेके जाना चाहूँगा। इंडिया में क्रिप्टो टैक्सेशन अगर हम डेरिवेटिव्स में करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में, क्योंकि ये बहुत वाइडली स्प्रेड क्वेश्चन है, हमें हमारे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे मेल्स में भरा पड़ा मिलता है कि सर क्रिप्टो में आप क्या है, 30% टैक्स नहीं पड़ेगा, 1% TDS नहीं पड़ेगा। बट जब मैं क्या आया होता हूँ तो वो फ्यूचर्स या ऑप्शंस की बात कर रहा होता हूँ। तो क्या हम सही कहते हैं कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे 30% टैक्स और 1% TDS नहीं है क्रिप्टोज पे? सर देखो, आज की डेट में वो बिल्कुल सही बात है, आज की डेट में नहीं है। नहीं है। पर ये बात अगर आपको और मुझे पता है तो भारत सरकार को भी पता है। आज नहीं तो कल वो आ जाएगा। और साथ में वॉल्यूम्स नहीं है जितना हमने देखा है। फ्यूचर एंड ऑप्शन इन क्रिप्टो वॉल्यूम्स कम है, ज़्यादा क्रिप्टो में स्पॉट ट्रेडिंग के वॉल्यूम्स है, क्योंकि जो LPs हैं मेजर एक्सचेंजेस के, वो सारे स्पॉट वाले LPs हैं, तो डेरिवेटिव्स के वॉल्यूम्स नहीं है उनके पास। एक चीज़ और मैंने जो नॉर्मली आजकल ट्रेडर्स को करते हुए देखी है कि वो इस साइड पे भी जाना शुरू कर देते हैं कि हम UAE से या दुबई से क्रिप्टो खरीद के उसको इंडिया में सेल कर दें, वहाँ पे सस्ता है, इंडिया में महंगा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर देखो, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, यूएई में सस्ता है। यूएई में नहीं, काफ़ी कंट्रीज़ में सस्ता है। तो लोग सोचते तो हैं कि वो प्रैक्टिकली ऐसा कर लेंगे, पर हो नहीं पाता, क्योंकि आप यहाँ से पैसा भेजोगे, आपकी फॉरेक्स कन्वर्जन फीस लगेगी। बिल्कुल यहाँ से आप इंडिया से पैसा बाहर भेजोगे तो गवर्नमेंट पहले 20% का TDS लगा देगी। बिल्कुल। कितना सस्ता है वो? 1-2 रुपये सस्ता है। आप 2 रुपये कमाने के लिए अपने 20 रुपये नहीं फंसाओगे ना। तो वो थ्योरेटिकली तो बहुत अच्छा लगता है, पर प्रैक्टिकली जब ये आ रहा है कि अच्छे 20 रुपये सरकार ने लगा रखे हैं टैक्स, वहाँ पे बंदा मर जाता है। और इसीलिए इंडिया में महंगा है। अगर ये टैक्स वैक्स ना होता, इतना आसान होता ना, तो ये जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं अभी तक कर चुके होते हैं। जो 20% TDS है, मैक्सिमम ट्रेडर्स को तो पता ही नहीं होगा इसके बारे में, जो करना चाहते हैं तो फंस जाएंगे इसमें भी। तो इसमें भी फ्यूचर में पेनल्टीज और इंटरेस्ट वगैरह के सेक्शंस होंगे। बिल्कुल, पेनल्टी भी लगाती है सरकार, इंटरेस्ट भी लगाती है। पर अब इसमें एक और पॉइंट बताता हूँ कि लोग कहते हैं अच्छा हम रीलोकेट हो रहे हैं, हम कैसे लेके जाएंगे? ये सिर्फ उन्हीं पे एप्लीकेबल है जो रेजिडेंट इंडियंस हैं। नॉन रेजिडेंट पे 20% का TDS एप्लीकेबल नहीं है। नॉन रेजिडेंट जितना मर्जी पैसा लेके जा सकता है बाहर। तो एक बार आप नॉन रेजिडेंट बन गए, आप दुबई रिलोकेट हो गए, आप अपना सारा पैसा लेके जा सकते हो। लोगों को ये भी होता है कि हम कैसे लेके जाएंगे, तो बैंकिंग चैनल से जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ है, सपोज कुछ ट्रेडर्स ने पास्ट में गलतियां की हुई हैं जिनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज हुए हुए हैं, या सपोज कुछ ट्रेडर्स ने ये काम कर दिया ऑलरेडी, फेमा वॉलेट कर दिया है, जाने अनजाने में हवालात की ट्रांजेक्शन्स या किसी ऐसी सोच से क्रिप्टोज ले लिए हैं। अब उनके पास क्या ऑल्टरनेट है? हम सबसे पहले बैंक अकाउंट का ही पकड़ के चलते हैं। आज की डेट में किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, क्या वो ओपन हो जाता है? सर देखो, बैंक अकाउंट तो फ्रीज हो जाता है, बट बहुत मुश्किल होता है। मतलब काफ़ी बार कोर्ट लेवल तक जाना पड़ता है कि भैया वो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है कि पैसे कहाँ से आए, क्यों आए। तो बैंक ने अगर फ्रीज़ करा है तो कोई आपकी फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस हुई हैं तभी फ्रीज़ करा है ना। तो वो आपको बहुत सवाल जवाब देनी होती है, बहुत डॉक्यूमेंटेशन होती है। इट इज़ पॉसिबल बट वेरी डिफिकल्ट। आज की डेट में भी पूरा अकाउंट ही फ्रीज होता है या स्पेसिफिक अमाउंट फ्रीज होती है? नहीं नहीं, अकाउंट फ्रीज कर देते हैं। पूरा कंप्लीट अकाउंट? हाँ। तो सपोज मैंने 2000 रुपीज़ की भी ऐसी ट्रांजेक्शन की है जो फॉरेक्स से रिलेटेड है और गवर्नमेंट को फ्रॉडुलेंट लग रही है, तो मेरे अकाउंट में 20 लाख हैं, तो पूरा फ्रीज हो जाएगा? बिल्कुल पूरा फ्रीज हो जाएगा।
तो वो तो बहुत डिफिकल्ट हो गया ट्रेडर के लिए। किसी का 2,000 रुपये के पीछे सपोज 20 लाख या 2 करोड़ रुपए फ्रीज हो जाए तो वो कहाँ पे जाएगा? दैट मीन्स फॉरेक्स को करने का इंडिया में रह के तो लीगली कोई वे आउट है ही नहीं है, और ना ही किसी को करना चाहिए। अच्छा सर, ये तो होगी अब सारी बातें दुबई की बढ़िया बढ़िया। अब चैलेंजेस क्या आएंगे जो ट्रेडर सपोज दुबई जाएगा? एक तो कॉस्ट ऑफ लिविंग का चैलेंज मुझे समझ में आ गया, इसके अलावा क्या चैलेंजेस फेस होते हैं जब ट्रेडर एक दुबई शिफ्ट करता है? तो कॉस्ट ऑफ लिविंग एक और चीज़ है। एक और पॉइंट है कि लोग कहते हैं वहाँ पे हम जाके गाड़ी ले लेंगे, गाड़ियाँ बहुत सस्ती हैं, पर बॉस ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता। ड्राइविंग लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल है। ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए आपको पहले 3 हफ्ते की क्लासेस लेनी पड़ती हैं। 3 हफ्ते की क्लासेस? जी। यहाँ पे तो कोई ट्रेडिंग सीखने के लिए 3 दिन की क्लासेस देने के लिए वहाँ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लेनी पड़ जाती है सर, उसके बाद भी फेल कर देते हैं। ओके। मतलब अगर आपका एक अटेम्प्ट में ड्राइविंग लाइसेंस आ गया देन यू आर अ वेरी गुड ड्राइवर, फिर आप माइकल स्यूमैकर हो, उस लेवल का हो गया। मतलब लोग 2-3 बार तो फेल होना आम बात होती है। मतलब वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर ड्राइविंग लाइसेंस इतना मुश्किल से मिलता है तो बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस भी स्ट्रिक्ट हैं। दूसरी भी दिक्कत ये आती है कि इंडिया में लोगों को रूल्स फॉलो करने की आदत नहीं होती, तो वहाँ पे भी वो फॉलो नहीं करते। वहाँ पे मजबूरी में लेकिन फॉलो करना पड़ता है, तो इंसान को सीधा होना पड़ जाता है वहाँ पे। एवरीबडी एज पर रूल्स एज पर सिस्टम्स। बट इसका एक पॉजिटिव भी तो है, पर्सन को डिसिप्लिन में रहना पता चल जाएगा कि कैसे डिसिप्लिन में आ जाता है, गवर्नमेंट के रूल्स कैसे अच्छे अच्छे सीधे हो जाते हैं तो भाई जाके एवरीथिंग इज लीगल, एवरीथिंग इज लेजिट, पर सीधे हो जाते हैं, गलत काम कोई नहीं करता। तभी सेफ्टी भी होती है। यहाँ हम बाहर निकलें चारों तरफ देखने पड़ता है कि कहाँ से कौन आ जाए। आजकल तो ऊपर भी देखना पड़ता है कि ड्रोन ना आ जाए ऊपर से। हाँ, ड्रोन ना आ जाए। मैंने किसी को रिसेंटली ये भी कहते सुना था कि हम दुबई इसलिए माइग्रेट करने का नहीं सोचते कभी क्योंकि इंडिया में हमारे लिंक्स बहुत हैं। बट साथ में मैंने उसको आगे से ये बात कही थी, कितनी जस्टिफाइड है या नहीं, कि अगर आप सपोज दुबई जैसी कंट्री जाते हो तो वहाँ पे लिंक्स की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इंडिया में जिन चीज़ों में आप बेफजूल फंस जाते हो वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती नहीं है। तो एक स्वीट स्पॉट भी है, इन केस हम इसको चैलेंज की तरह ले तो एक स्वीट स्पॉट भी कह सकते हैं इसको। यहाँ पे काफ़ी बार हरासमेंट भी हो जाती है। बिल्कुल। वहाँ पे क्या है कि साला दुबई भी फरारी और मतलब जो दुबई की पुलिस है वो फरारी लंबोर्गिनी में घूम रही होती है। ओके। मतलब उन्हें भी इतनी प्रिविलेजेस दी गई हैं और इतनी पावर दी गई, इतनी इज्जत भी दी गई है, और वो हेल्पफुल भी होती है। मतलब इंडियन पुलिस जैसे और इंडियन सिस्टम जैसे नहीं है कि सिर्फ अयास ही करना है हमें, वहाँ पे सामने वाले की बात और जस्टिफिकेशन सुनने के लिए रेडी रहते हैं वो। तो बेसिकली सर, इन केस अगर मैं अब कहना चाहूँ कि सपोज़ अब हमें भी यहाँ पे फैमिली बैठ के देख रही है, हमारी जो यूट्यूब फैमिली है, जो हमारी इंस्टाग्राम फैमिली है वो देख रही है, उन्हें सपोज़ माइग्रेट करना है, तो क्या क्या हम उन्हें किसी वे में हेल्प कर सकते हैं इसके लिए? बिल्कुल सर। मतलब जो मैंने आपको राउट्स बताए, चाहे वो कंपनी सेटअप है, इन्वेस्टर वीज़ा है, या गोल्डन वीज़ा है, रियल एस्टेट है, तो हम वो सब कुछ करते हैं। वी हैव अ प्रॉपर टीम, वी बिन डूइंग दिस फॉर 15 ईयर्स नाउ। तो हमारी इंडिया में भी टीम है, दुबई में भी टीम है। हमारी इंडिया में दिल्ली में ऑफिस है, दुबई में हमारे मल्टीपल ऑफिस हैं, बिजनेस बे में भी है, अल्बर्शा में भी है। ओके। तो पूरा A to Z हम पूरा सपोर्ट करते हैं। मतलब आप एक ट्रेडर को इंडिया से दुबई पहुंचाने के लिए जो जो चीज़ें उसको करनी पड़ेंगी वो सब आप करवा के देते हो, इंक्लूडिंग कंपनी फॉर्मेशन, वहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन करना, फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना, सब कुछ आपके पास है। And we are one of the very few who've been authorized by the UAE government to do it. ओके, यू हैव बीन ऑथराइज्ड बाय द यूएई गवर्नमेंट एज वेल। तो ये तो एक ट्रेडर के लिए जो आज की वीडियो देख रहा होगा वैसे ही बहुत आसान हो गया कि ट्रेडर्स इधर उधर भटक रहे हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की हमने बात की थी, गलत रूट्स के थ्रू जा रहे हैं, और इनकेस आपको जेन्युइनली कोई जेन्युइन पर्सन चाहिए, नहीं तो भाई इलीगल काम करना तो इंडिया बैठ के भी तो कर ही रहे हैं ना। तो अगर आप ये सब काम इन अ लीगल वे करना चाहते हो, दुबई रीलोकेट करना चाहते हो विद अ सोर्स जहाँ पे सब कुछ ऐसा हो जिसको आप ट्रस्ट कर पाओ, तो मैं नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आप एक 1-to-1 मीटिंग करके भी ये सब चीज़ों के ऊपर इन डेप्थ नॉलेज लेके, वैसे तो हमने काफ़ी नॉलेज दे दी, आप मीटिंग करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। और सर, इन केस मैं पूछना चाहूँ कितने डेज़ में हो जाता है ऑलमोस्ट? सपोज मुझे आज माइग्रेट करना है, मैंने आज मन बना लिया कि मुझे आज दुबई रिलोकेट करना ही करना है, और मैं वहाँ पे एमिरेट्स आईडी बनवाना चाहता हूँ, मैं वहाँ पे कंपनी बनाना चाहता हूँ, तो कितने डेज़ मुझे लगेंगे कंप्लीट सेटअप में? सर देखो, प्रैक्टिकली बात करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि इंडिया से जितना काम हो जाए वो कर लेते हैं। जी। तो अगर आप कंपनी फॉर्म करके इन्वेस्टर वीज़ा पे जा रहे हो तो कंपनी फॉर्मेशन आपकी इंडिया से ही हो जाएगी बैठे बिठाए। उसके बाद आपका एक एंट्री वीज़ा आएगा। इन केस, सॉरी मैं आपको स्टॉप कर रहा हूँ बीच में, कंपनी फॉर्मेशन में कितना टाइम लगेगा? सर पूरा कंपनी फॉर्मेशन और जो एंट्री वीज़ा आएगा उसमें करीबन 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। 2 से 3 हफ्ते में? करेक्ट। उसके बाद आप दुबई जाओगे। ठीक दुबई है। जाके आपका एक पहले मेडिकल टेस्ट होगा। ओके। मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपका बायोमेट्रिक्स होगा, फिर एमिरेट्स आईडी आएगा, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट खुलेगा। तो ये करीबन 1 से 2 हफ्ते दुबई में लग जाते हैं। अब ओके।
लोगों को ये भी होता है कि अच्छा मेडिकल टेस्ट होगा तो मेडिकल टेस्ट में क्या होगा कि भाई हमें कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है। तो हम सबको बताते हैं देखो कोलेस्ट्रॉल बीपी तो आज की डेट में हमारे लिए खानदानी चीज़ हो गई है, एवरीबडी हैज़ इट, राइट। उसको तो हम बीमारी मानते ही नहीं है। बिल्कुल। तो हम ब्लड टेस्ट या चेस्ट स्कैन में जो कर रहे हैं उसमें ये चेक करते हैं कि आपको कोई ऐसी सिवियर डिजीज़ तो नहीं है जो स्प्रेडेबल है, जैसे टीबी वगैरह हो गया या HIV हो गया। अगर वो स्प्रेडेबल है तो आपका एमिरेट्स आईडी अप्रूव नहीं होगा। ओके, बट अगर आपको ये कोलेस्ट्रॉल बीपी या कोई और है जो ये spreadable नॉर्मल, नहीं है, ये communicable नॉर्मल नहीं है, चीज़ ये है। नॉर्मल है, अप्रूव हो जाता है। करीबन 1 से 2 हफ्ते में पूरा काम हो जाता है। 1 से 2 हफ्ते में पूरा काम हो जाता है। मतलब इंडिया जैसे वाला सिस्टम नहीं है, जैसे यहाँ पे तो सपोज हमें MCA में कंपनी बनानी है तो इट समटाइम टेक्स 3 to 6 months एज वेल। पहले हमें नेम अप्रूवल ही 5-7 दिन में नहीं मिलता उसका, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आसान है। वो हो जाती है नेम अप्रूवल, कंपनी इन्फॉर्मेशन, वो तो हम ऑनलाइन इंडिया से बैठे बैठे भी कर सकते हैं। ओके, मतलब उसके लिए किसी को जाना नहीं पड़ेगा, जब कंपनी बन जाएगी उसके बाद ट्रेडर को जाना पड़ेगा वहाँ पे फॉर हिज वीज़ा। काफ़ी बार लोग ये भी कहते हैं कि हमारी कंपनी बना दो पर हमने रिलोकेट नहीं होना, हमारा बैंक अकाउंट खुलवा दो, हमारी ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा दो। पर एमिरेट्स आईडी के बिना आपका बैंक अकाउंट नहीं खुल सकता। ओके, तो एमिरेट्स आईडी लेने के लिए आपको दुबई जाना पड़ेगा, मेडिकल टेस्ट करना पड़ेगा, बायोमेट्रिक्स करना पड़ेगा। एक फाइनल क्वेश्चन जो सर आपसे रहेगा, आपका बहुत वैल्यूएबल टाइम भी दे दिया है मैंने आज। फाइनल क्वेश्चन आपसे रहेगा कि वेदर दुबई का कोई ऑल्टरनेट कंट्री भी है जहाँ पे हम सोच सकते हैं ये सब करने का? सर देखो, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं दुबई का ही काम करता हूँ, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हैं तो दुबई का ही करते हैं, किसी और का नहीं करते। तो आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू टेल यू, बट हाँ आज के डेट में लोग दुबई जा रहे हैं क्योंकि दुबई इज़ इंडिया ओनली, जी, राइट। दुबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे 30 से 35% पॉपुलेशन इंडियन है। ओके। तो वही इंडियन खाना, वही इंडियन रोटी सब्जी, वही इंडियन लैंग्वेज, वही सब कुछ चलता है। मतलब वहाँ पे जाके हमें ये नहीं लगेगा कि हम किसी फॉरेन कंट्री में आ गए। सवाल ही नहीं पैदा होता। वही आपको चाय मिलेगी, वही आपको रोटी सब्जी मिलेगी, वही आपको डोसा मिलेगा, वही सब कुछ मिलेगा। परफेक्ट। हिंदी भाषा चलेगी, इंग्लिश आपको नहीं आती, हिंदी में बात करो, सामने वाला हिंदी में जवाब देगा, पूरा समझेगा वो। तो हम वही कह रहे हैं ना कि वो एक इंडिया की सिटी माना जाता है उसे। तो यानी कि अगर आप ट्रेडिंग में हो और समझते हो कि ट्रेडिंग से आप कुछ कर सकते हो लाइफ में, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहते हो, तो दुबई शिफ्ट करना एक बेस्ट ऑल्टरनेट है। और अगर आप ये सब करना चाहते हो और ये सारा काम आपका प्रॉपर चैनल के थ्रू करवा देंगे और उसमें किसी भी तरह की इलीगैलिटी इन्वॉल्व नहीं होगी, क्योंकि जैसा आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, अगर गलत वे से करना है तो इंडिया में बैठ के ही फॉरेक्स कर रहे हो, वही करते जाओ। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग मी, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो को शेयर करना अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ जो भाई ये टॉपिक के बारे में इन डेप्थ नॉलेज चाहते थे, और सब्सक्राइब कर लेना। सर के चैनल को भी आप कर सकते हो, CA करण बत्रा, आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा। और इनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होती हैं, इनकी वीडियोस देख के ही मैं इनके कांटेक्ट में आया, तो आज इनके साथ बैठे हैं हम। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।